धुरंधर के बारे में बात करना है। पहली मूवी तो आपने देखी होगी। आपको लगता है कि ये एक सही चीज़ है? आमतौर पे हम जो लोग बॉलीवुड में रियल लाइफ में स्पाई, रणवीर सिंह ने इतना बॉडी बनाया, हाँ, उसके फैंस हैं, तो हमजा को भी आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो देश का नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर बोलता है प्राइम मिनिस्टर को, घर में घुस के मारेंगे। और मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि हमजा ज़हूर मिस्त्री से शुरू करता है, ओके, और उसके बाद 2-3 और कैरेक्टर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है पाकिस्तान में। पहली बात, रॉ नाम का कोई चीज है ही नहीं इन राइटिंग, इट इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जैसे 2011 का चीज़ हुआ था, आपने धुरंधर में भी देखा कि वो वहाँ से लोग देख रहे हैं कि इंडियन टेलीविजन में क्या चल रहा है। 2611 was not so much of an intelligence failure, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑलरेडी हमारे पास था। वो हमारा, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो अंडर कवर बन के रहे, कितना लाइफ रिस्क लिया, गोली खाया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मर गए ऑपरेशन में। पर यूएस सर, उनका थोड़ा ऑल्टरनेटिव अप्रोच है ना, कि जितनी थोड़ा साल हो गया उसके बाद जो फाइल्स होती है वो सारी वो पब्लिक करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सर अजीत डोभाल। आप कभी पर्सनली मिले हो उनसे? मिला हूँ, ऑफ कोर्स। 2004 he was appointed as DIB, डायरेक्टर IB। एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान कर रहे थे दाऊद को मारने के लिए। बट सम ऑफ दिस आर एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो इंटेलिजेंस का या एस्पियोनाज का दुनिया है, इसमें जो एक स्पाई होता है, स्मगलर्स, माफिया ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल्स, हार्डकोर, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब मिलजुल के काम करते हैं। पर यूएस सर, उनका थोड़ा ऑल्टरनेटिव अप्रोच है ना, कि जितनी थोड़ा साल हो गया उसके बाद जो फाइल्स होती है वो सारी वो पब्लिक करते हैं। नहीं, सारे नहीं करते। सारे नहीं करते, ओके। देखिए, वही चीज पब्लिक किया जाता है जिससे गवर्नमेंट को लगता है कि हमें कोई फायदा हो सकता है। हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, या किसी के खिलाफ ये काम आएगा जो कि अगेन हमारा बेनिफिट में होगा। उसके सिवाय कुछ नहीं पब्लिक होता है। So, ट्रम्प आज़ादी का 75 साल हो गया, आज तक नेताजी का कुछ कागज डिक्लासिफाई किया गया क्या? एवरी गवर्नमेंट हु केम टू पावर, सबने बोला हम करेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है, लेकिन कोई नहीं कर पाता है। मुझे भी नहीं मालूम क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सच होंगे जो हर किसी के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकता है, वो ट्रुथ। तो शायद वो नहीं, कोई नहीं चाहता कि वो सच बाहर आए। एक ऑथर है सर, मैं नाम भूल गया उनका, बट वो उन्होंने पूरा ये किया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। और शायद से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि मोदी जी भी मिले हुए हैं उनको रियल लाइफ में एक बार, और वो सारी चीजें। दुनिया आज के तारीख में मिस इन्फॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जीता है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए मेरे को काफी लोग पूछते हैं कि ये जो किताब लिखा कैसी है, सब इन्फॉर्मेशन मेरा। मैं बोला ऐसे नहीं कि किताब का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को दिया गया है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब मैं किसी चीज को फिक्शनलाइज करता हूँ तो ऑल्सो आई यूज ऑल माई नॉलेज। आई प्रोबेबली अंडरस्टैंड मोर देन अ रेगुलर राइटर, अ कॉमन मैन, कि भाई एक ऑपरेटिव कैसे ऑपरेट करता है, फंडामेंटल्स आपको पता रहते हैं कि भाई जैसे उनको ट्रेनिंग करना है, सीखना है, जाना है। अगर कहीं मेरे को फिक्शनलाइज भी करना है ना, तो अगर जैसा मान लीजिए मेरे को लोकेशन चेंज करना है, वो जहाँ रहता था मेरे को किसी एक दूसरे स्टेट में उसको डालना है, ओके, उसको कोई और एक गेटअप देना है या कुछ करना है, तो ये अगर मैं ऐसे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करूं टू प्रोटेक्ट सर्टेन ट्रूथ, तो मुझे मालूम है कि वो चेंजेस क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स मैं अपने लाइफ में बहुत देख चुका हूँ, बहुत स्टडी कर चुका हूँ, पर्सनली जानता हूँ। ओके, उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। Okay. तो ये सब कुछ बहुत डिपेंड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर। ऐसा लॉट लाइक जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसका एक खबरी है, इन्फॉर्मर है, तो वो दोनों में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। दैट म्यूचुअल ट्रस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। और आपके रिसर्च में वो खाली पैसे से नहीं होता है कि चलो कोई मेरे को पैसा मिलता है इसलिए मैं खबर देता हूँ, नहीं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। वो एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है दोनों के बीच में। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खाली पैसे के लिए बिकते हैं तो आपको कोई भी खरीद सकता है। सही बात है। तो मैं बोलता हूँ आके पैसे देके कि नहीं, आप मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, वो आपको कितना दे रहा है, मैं आपको इससे भी ज़्यादा दे रहा हूँ। तो वो म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है वो किसी भी रिलेशनशिप का एक आधार होता है, फाउंडेशन होता है। तो वो एक जर्नलिस्ट या राइटर और सोर्सेज के बीच में भी वही रिलेशनशिप होता है। तो वो ट्रस्ट के वजह से बहुत सारा चीज़ पता चलता है, और उनको भी मालूम है कि हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इनके साथ
वो कैसे इस्तेमाल करेगा उसको, यू नो हाउ अनिरुद्ध इज गोइंग टू आपके क्रेडिबिलिटी कैसी है, मतलब बिल्कुल, वो भी हाँ, तो depend उनको भी करता ये है। बात मालूम है, तो क्योंकि उनको ये बात मालूम है, सो शायद वो भी कभी कभार बेझिझक शेयर Freely करते open हैं, कर सकते हैं, लेकिन हाँ। वो भी एक हद तक। ऑफ कोर्स। बहुत सारे स्टेट सीक्रेट्स हैं ना, मैं उनको पूछूंगा, और पूछने के बावजूद भी जिनके साथ मेरी अच्छी संपर्क है वो भी बता देते हैं कि नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो आपका बेस सर फाउंडेशन जर्नलिज्म से होके वहाँ पे आपको सारे कॉन्टेक्ट्स और वो सब मिला होगा, उसके बाद फिर वो आपने मिला, और बहुतों के साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करता रहा। हालांकि course. मैं फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में चला गया एकदम, मैं नॉन फिक्शन से फिक्शन में चला गया। ओके मैं बीच में बहुत साल इंडिया में था भी नहीं, 15 ईयर्स आउटसाइड द कंट्री। ओके लेकिन नॉर्मली मेरा लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप रहा, आई मेंटेन माई कॉन्टैक्ट्स विद देम। ओके और दूसरी बात क्या है कि मैं इस चीज़ के बारे में जानकारी हमेशा लेता रहता हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ कहाँ क्या हो रहा है, ख़ास करके इन सब एरियाज़ में, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। और शायद वो जो रिपोर्टर था वो मेरे अंदर मरा नहीं, Okay. सो इट ऑलवेज स्टेड अलाइव। राइट तो वो जो क्यूरियोसिटी हमेशा मन के अंदर होता है कि ऐसा अगर हो गया, मतलब कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जिस दिन रेड फोर्ट में के बाहर एक ब्लास्ट हो गया गाड़ी हाँ में, हाँ और उससे कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद में 3200 किलो एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। राइट राइट तो मुझे उस केस से दिल्ली की जो घटना हुआ उसके बाद तुरंत उसी रात को मेरे को लगा था लिंक कि है। शायद इधर भी माल था, हाँ क्योंकि फरीदाबाद में पकड़े गए ना, तो ये लोग शिफ्ट कर रहे थे जगह। ऑलमोस्ट आर का डिस्टेंस ही है, हाँ, तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा, तो उस वक्त कोई कुछ बता नहीं पा रहा था। और अगर पुलिस वालों को कोई शक भी होगा तो वो लोग इमीडिएटली नहीं बताएंगे कि क्या हुआ होगा इसके पीछे, बिकॉज दे वुड ऑल्सो लाइक टू कन्फर्म थोड़ा बहुत। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हर आम आदमी को ये सस्पिशन मन पे नहीं आएगा कि दिल्ली में भी कहीं माल छुपाया था, वो लोग लोकेशन चेंज कर रहे थे ओके ताकि पकड़े ना आ जाए, हाँ 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 क्योंकि फरीदाबाद में माल पकड़ा गया। हो सकता है दोनों मॉड्यूल बिल्कुल अलग हो, लेकिन दोनों का मिशन एक ही होगा। ऑफ कोर्स। तो ये एक्सपीरियंस से आता है। तो सर एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा था कि जर्नलिस्ट और वो जो भी टीवी न्यूज़ एंकर्स और सारे लोग, जैसे 2011 का चीज़ हुआ था, आपने धुरंधर में भी देखा कि वो वहाँ से लोग देख रहे हैं कि इंडियन टेलीविजन में क्या चल रहा है, हाँ। CTV में क्या XYZ कोई भी होता है, तो वो अच्छी चीज़ है कि ख़राब चीज़ है, दिखाना ही नहीं चाहिए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें नहीं, उनको देखने दीजिए, तो उनको तो लाइव रिपोर्टिंग मिल रही है कि एक्चुअली हो क्या मुझे रहा है। लगता है कि उनको इसलिए देखना चाहिए, हाँ। कि उनको भी देखना चाहिए कि हम किन से पाला पड़ रहा है हमारा। ऑफ कोर्स वो तो है। पहला स्ट्राइक हमने कर दिया होगा, जो हमारे लिए एक इंटेलिजेंस फेलियर है। लेकिन 26/11 वॉज नॉट सो मच ऑफ एन इंटेलिजेंस फेलियर, क्योंकि इंटेलिजेंस ऑलरेडी हमारे पास था। वो हमारा स्ट्रक्चरल फेलियर था। वो हमारा जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, चाहे पुलिस हो गया, चाहे डोमेस्टिक इंटेलिजेंस हो गया, चाहे आर्मी हो गया, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, इन सब के बीच में जो है जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन का फेलियर था डेफिनेटली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सर अजीत डोभाल जी, थोड़े बारे में उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप कभी पर्सनली मिले हो उनसे? मिला हूँ, ऑफ कोर्स मिला हूँ। ओके अजीत डोभाल बहुत हैंड्स ऑन आदमी है। ओके ही लीड्स बाय एग्जाम्पल, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जितना सर उन्होंने देखा है उतना थोड़ा वो इंट्रोवर्टेड लगते हैं, थोड़ा मतलब अपने स्पेस में ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब बहुत उन्हें इंटरव्यू किए भी नहीं है तो लोगों को पता भी नहीं उनकी पर्सनैलिटी क्या है। देखिए, उनके प्रोफेशन में तो इंटरव्यू कोई देता भी नहीं है, ठीक है ना? वो तो समहाउ बहुत सारे और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के बीच में उनके बारे में एक पब्लिक इमेजिनेशन जो है हाँ 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 वो फैलता गया। हाँ और उनके बारे में सोशल मीडिया में इतना कुछ कहा जाता है, मोस्टली इट इज़ अनकन्फर्म्ड। दूसरी बात है कि वही है कि मतलब कि जो सीक्रेट सर्विस का आदमी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो, वो भी कोई ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी जोवियल पर्सनैलिटी, आई कैन टेल यू दैट। ओके वो एक्चुअली देखा जाए उतना कोई इंट्रोवर्ट नहीं है। अपने प्रोफेशन का बात होगा तो ही विल बी द मोस्ट इंट्रोवर्ट पर्सन, बट अदरवाइज इज अ वेरी जोवियल पर्सन। ओके ही विल टॉक टू यू विथ अ लॉट ऑफ अफेक्शन, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत हंसमुख है वो, ओके एब्सोल्युटली। ओके
ही इज एन एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक पर्सन. उनका एक बहुत उनका जो कुछ भी रील्स या सर्कुलेट होता रहता है सोशल मीडिया में, उसमें आप एक देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है. जहाँ वो कहते हैं उनको कोई पूछा किसी ने, शायद होस्ट ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता है या कभी डर नहीं लगा किसी ऑपरेशन में जाके, किसी एक्शन के दौरान. तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे सिचुएशंस में आदमी 3 किस्म का होता है हमारे प्रोफेशन में. एक तो जो एक्शन से पहले डर जाता है, दूसरा होता है एक्शन के वक्त उसके दौरान डर जाता है, और तीसरा होता है जो एक्शन के बाद डरता है. तो उन्होंने कहा मैं वो तीसरा कैटेगरी वाला हूँ. तब तक एक्शन हो चुका होता है. मेरा उनके बारे में जो सीमित नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है, मुझे लगता है ये बात उनका दिल से निकला. वो किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. मैं गुमराह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों का आदत ही ऐसा बन जाते हैं, लेयर्स पे लेयर्स, ये कुछ कहते हैं होता कुछ और है. लेकिन क्योंकि वो जितना लेयर क्रिएट कर पाएंगे ना उनके लिए उतना फायदेमंद होता है वो. तो वो करते हैं किसी पर्पस के लिए. लेकिन मुझे लगता है ये उन्होंने कहा था वो सही कहा था, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतना हैंड्स ऑन होकर काम किया. डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गए आईबी में. 2005 में ही रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर. 2004 ही वाज अपॉइंटेड एज डीआईबी, डायरेक्टर आईबी. उस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी एक आदमी रिटायरमेंट के बाद ये कहा जाता है कि एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान कर रहे थे दाऊद को मारने के लिए, जब दाऊद दुबई में अपनी बेटी के शादी में जाएगा रिसेप्शन अटेंड करने के लिए ग्रैंड हायट में, मुंबई पुलिस. सो द थिंग इज कि अगर ये बात सच है तो आप सोचिए कि एक आदमी जो रिटायरमेंट के बाद वो जो डायरेक्टर आईबी होता है ना, वो कैबिनेट रैंक होता है. सही है, ऑलमोस्ट. ठीक है जी. तो वहाँ के बाद उनका जो पेंशन होगा, उनके पास जो सिक्योरिटी होगा, जो घर वगैरह उनको मिलेगा, सब कुछ लेके, ही ऑलरेडी हैड 2 ग्रोन अप सन, ग्रैंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली ऑन देयर वे या तब तक हो गए थे, मुझे ठीक से मालूम नहीं. तो ही कुड हैव हैड अ ग्रेट लाइफ अहेड ऑफ हिम. किताब लिखिए, ये कीजिए, वो कीजिए. लेकिन वो कभी एक्टिव होने से रहे, हमेशा एक्टिव रहे वो. ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हैंड्स ऑन विथ एवरीथिंग ही डज. और एक आईपीएस ऑफिसर जो इतना बार अंडर कवर रोल प्ले किया है, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम. अब वी हार्डली नो ऐसे कितने और लोग होंगे जो एग्जैक्टली फील्ड में जाके अंडर कवर बन के, कुछ और बन के, सब कुछ बदल के अपना रह रहे हैं. पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी बन के रह रहे हैं, कहीं बेगर बन के रहे, कहीं रिक्शा चला रहे हैं. ये बहुत सुन के फिल्मी लगता है, बट सम ऑफ दिस आर एब्सोल्युटली ट्रू. वो वाकई में 7 साल थे पाकिस्तान में. हाँ, तो उनका जैसा एग्जाम्पल्स जो है बहुत कम है, क्योंकि रिस्क तो बहुत सारे लोग उठाते हैं. बट नॉर्मली मैं कह रहा हूँ आईपीएस ऑफिशियल्स जो होते हैं वो एक लीडरशिप का रोल ज़्यादा जो है निभाते हैं, जहाँ वो लोगों को गाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एडवाइस देते हैं, मॉनिटर करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि आईपीएस अंडरकवर नहीं होता, बिल्कुल होता है. बट थ्रू आउट हिज करियर, अगर देखें आप, थ्रू आउट हिज करियर अजीत डोभाल जो हैं वो इतना फील्ड में जाके काम किया, इतना अंडर कवर रहे हैं, और हमेशा पब्लिक के बीच में जाके भी घुल मिल के काम करते हैं. मतलब कि जब वो अंडर कवर में नहीं है तो ये नहीं कि एक बहुत भारी एक ऑफिस के अंदर बैठ के सिर्फ 2 आदमी से बात करे. आप देखिए एक वो विजुअल, आई एम नॉट श्योर आपने देखा है कि नहीं, लेकिन 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो जाहिर है उस वक्त कश्मीर में सिचुएशन वाज वेरी सेंसिटिव, वेरी वोलाटाइल, कुछ भी हो सकता है. तो कर्फ्यू था श्रीनगर में सब जगह. अजीत डोभाल एक यूटिलिटी जैकेट पहन के, स्निकर्स जेब में हाथ डाले, घूम के सबके साथ बातचीत कर रहे थे. तो दैट मीन वो फील्ड में जाके मूड को समझने की कोशिश कर रहे थे. सही बात है. तो ऐसा करते हैं ज़रूर सीनियर ऑफिशियल्स, लेकिन देश का एनएसए, क्योंकि गोली तो उनको भी लग सकता है ना, क्योंकि
आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ, हाँ। उसमें उनका तो बहुत बड़ा रोल था सरकार को एडवाइस करने में, या एडवाइस देने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जहां वो फिर एडवाइस करेंगे हमारे एजेंसीज को। तो दिस इज हाउ व्हाई आई थिंक ही इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो भीड़ है ऑफिशियल, हमारे यहाँ ग्रेट ऑफिशियल्स आए, हमसे कोई डाउट नहीं है। चाहे आप शुरू करें, अगर जब रॉ का गठन हुआ, आर.एन. काउ जो आईबी में थे और उन्होंने रॉ बनाया, वो किसी से कम नहीं है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्पाइज। बट अगेन एट दैट लीडरशिप पोजीशन, लीडरशिप रोल, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, बजट से लेके, ये लेके, वो लेके, HR से लेके, सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत कम केसेस हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं होगा, बहुत सारे केसेस हुए जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होगा, बट जो फील मिलता है लोगों से बात करने के बाद, ही इज़ यूनिक। बिकॉज सर आपने जैसे बोला कि जॉब ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट लेने के बाद भी अगर उनको दिमाग में है कि मेरे को दाऊद तो किसी तरह मारना है, पकड़ना है, और उन्होंने सब कर भी लिया था। 2 टेररिस्ट को, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता, टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट नहीं थे वो। बेसिकली देखिए, एक चीज़ है, उसके पहले थोड़ा आपको और पहले लेके चलता हूँ। ओके। जब वो आईबी में थे अलग अलग पोजीशन पे, एवर सिंस दाऊद इंडिया छोड़ के दुबई चला गया, हाँ, और 93 ब्लास्ट से पहले ही वो दुबई छोड़ के पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद ब्लास्ट हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान से ही वो सब सामान आईडीएस वगैरह आया था। जो वो फिल्म ब्लैक फ्राइडे में भी हम लोगों ने देखा, वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है, इंडियन इंटेलिजेंस का वो तभी से टारगेट में था कि इसको वापस ले आएंगे इंडिया के अंदर, और वापस अगर नहीं ले के आ सकते हैं और ये अपना जो सब हरकतें हैं उससे भी नहीं बाज आता है, तो इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। तो अपने टेन्योर के दौरान आईबी में डोवाल साहब का बहुत सारा प्लानिंग था। दाऊद जैसे और लोगों के बारे में भी, कि कैसे इनको देश में वापस लिया जाए, कैसे इनके साथ नेगोशिएट करे। लेकिन कभी भी उनको शायद परमिशन नहीं मिला ऊपर से। रिटायरमेंट के बाद उनको लगा होगा कि मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जहाँ मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आई एम फ्री। तो हुआ ये था कि जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया था, तो कुछ लोग तो गैंग से छोटा राजन के साथ चले आए थे ना, जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था फरीद तनाशा, एक का नाम था विकी मल्होत्रा। दे आर ऑल शार्प शूटर्स। वो इनके साथ काम कर रहे थे। इनका दाऊद के साथ बहुत सारा, तो तब तक मतलब कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। तो 2000 से पहले या थोड़े दिन के अंदर ही जो बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर अटैक हुआ था, छोटा शकील ने अटैक किया था ना छोटा राजन किसी, उसको होटल रूम में जहाँ अटैक हुआ था सुखमविल सॉय में, वहाँ से निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम इंडियन एजेंसीज ने किया था विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस। अच्छा। उसमें एक डील स्ट्राइक हुआ था। डील स्ट्राइक ये हुआ था कि नाउ हियर आफ्टर यू विल हैव टू वर्क विद अस। वो किस कैपेसिटी में हम देखेंगे, लेकिन दाऊद के बारे में तुम हमको, ऑपरेटिव नहीं, बेसिकली तुम जो कर रहे हो तुम करो, तुम अपना फेस करो, अपने केसेस, बट यू हैव टू कीप अस पोस्टेड अबाउट दाऊद। इसमें तुमको काम करना पड़ेगा, इसमें समथिंग लाइक दैट। तो एक वक्त आया जब एक दिन उनको बोला गया कि नाउ इट इज टाइम टू हिट, क्योंकि हमें खबर मिला है ग्रैंड हायट में रिसेप्शन है, जावेद मियांदाद के बेटे से दाऊद की बेटी का शादी हुआ है, और दाऊद इज गोइंग टू कम देयर, वहाँ दाऊद को मारेंगे। तो ये प्लानिंग चल रहा था फरीद तनाशा विकी मल्होत्रा को लेके कि ऐसा होगा। नाउ बोथ फरीद तनाशा एंड विकी मल्होत्रा वेर इन द वांटेड लिस्ट ऑफ बॉम्बे पुलिस फॉर मल्टीपल केसेस। और उस वक़्त ऑलरेडी गैंग डिवाइड हो गया था। तो कुछ बॉम्बे के पुलिस के लोग, अगेन दीज आर एलिगेशंस, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अगर बाहर डिवीजन हुआ है तो इनके जो पुलिस के अंदर लोग हैं उनके अंदर भी तो डिवीजन होगा ना, कि कुछ दाऊद के साथ होंगे, कुछ छोटा राजन के साथ होंगे, किसकी फंडिंग कैसे मिल रही है उनको, ठीक है। सो ये दोनों का दाऊद के खिलाफ जो दुश्मनी था,
फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा, तो इनको ये काम सौंपा गया कि यू गो देयर एंड यू डू दिस। तो दिल्ली में किसी होटल में अपेरेंटली मिस्टर डोवाल के साथ इन लोगों की कुछ बातचीत चल रहा था, जहां अचानक बॉम्बे पुलिस का एक टीम पहुंच गया अंडर द लीडरशिप ऑफ देन डीसीपी क्राइम धनंजय कमलाकर। तो उन्होंने आके बोला कि हमारे पास वारंट है, हम फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को लेने आए हैं। बहुत समझाया, बहुत किया, पर कुछ हुआ जो कुछ भी हुआ। तो उसमें धनंजय कमलाकर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे वो अपना काम कर रहा था, और अगर वहाँ अजीत डोभाल मौजूद थे, ही वॉज नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी। सीनियर्स को पूछा, ये पूछा। ट्विस्ट ये है एक कि दिल्ली के होटल में जो कुछ भी हो रहा था उसका खबर बॉम्बे पुलिस को कैसे मिला? वही ना, किसी ने टिप किया होगा। ये कहा जाता है कुछ सोर्सेस के द्वारा कि विकी मल्होत्रा डर गया था। अच्छा। कि अगर मैं पकड़ा गया, जिसकी चांसेस बहुत है, तो मेरे सारे खानदान को ये लोग मिटा देंगे। मतलब तो उसी ने ही इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था। अच्छा। कि यहाँ आके पकड़ के ले जाओ, क्योंकि बाद में इसका बेल हुआ था और आज तक विकी मल्होत्रा फरार है, कभी मिला नहीं। एंड फरीद तनाशा, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज स्टिल अलाइव और ही इज इन जेल। तो ये कहा जाता है कि अब now to come back to the original story, कि if this story is true, then you imagine a person who has just retired, वो एक इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, एक ऐसी काम में खुद को डाल रहे हैं। अब तो उनके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी नहीं है। तो अगर दाऊद कल उनको भी मारना चाहेगा, इट्स नो बिग डील, आराम से। तो उन्होंने अपना जो मिशन था उससे कभी हटे नहीं। सर वो क्रेजीनेस होनी चाहिए कि मेरे को करना है ये सारी चीज़, या फिर ऐसा होता होगा सर कि इतने टाइम उन्होंने ये चीज़ किया, उसके बाद वो रिटायरमेंट में भी उनको फील ही नहीं आ रहा कि यार पता नहीं मेरा पर्पस नहीं है, क्या करूँ वो सारी चीज़ें। ही इज़ लाइक दैट ऑलवेज। मैं आपको बताता हूँ, मेरे किताब में बहुत सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि मेरा जो कैरेक्टर है, मैं ये नहीं बोला कि वो कैरेक्टर कोई अजीत डोभाल है, बट उस इक्विवेलेंट पोजीशन पे मेरा जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर 2014 में जब उसको देश का NSA बनाया गया और उस वक़्त सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो वो बार बार देश को, दिल्ली को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे जाके एक दो स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कभी बाज आने वाला नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग मोर क्या है। उसके बाद जब 2019 इलेक्शन से पहले जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो आर्मी चीफ है, सब लोगों से बात हो रहा था PMO का, और वहाँ पे ऑफकोर्स ये भी थे बिकॉज ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो वहाँ पे जब मीटिंग ख़त्म हो गया तो उनको एज पर माई बुक देश के प्रधानमंत्री ये पूछते हैं कि तुमको देख के लगता है यू आर नॉट satisfied with the plan. He said, no, plan is very good, of course. And I know everybody will be extremely successful. हमारा एक जवान नहीं मरेगा, उनके इतने को ख़त्म करके आएंगे ये लोग, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बोले फिर डाउट कहाँ पे है? बोले डाउट यही है कि इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि फिर किससे फ़र्क पड़ेगा? ओके। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, आई एम कोटिंग फ्रॉम माई बुक। ओके। प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं तो किससे फ़र्क पड़ेगा? तो देश का नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर बोलता है प्राइम मिनिस्टर को, घर में घुस के मारेंगे। तो घर में घुस के मारेंगे मतलब और एक वार? बोले नहीं, कोवर्ट वॉर होगा। बोलो कोवर्ट वॉर 2 दिन में वॉर बन जाएगा, सामने से कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा ही। बोलो कितने को पकड़ेंगे? हजारों लोग हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल, कौन लेके आएगा उनको अभी? बोलो वो ऑलरेडी अंदर है सब। तो बोला कहाँ से शुरू हो गया ये खेल? तो बोला 1999 से IC-814 जब इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया था, कंधार लेके गए थे, तो एक लिस्ट दिखा देते हैं कि ये है सारा, एक से लेके कुछ 40 नाम। ओके। तो बोला ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक तो हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होगा। बालाकोट स्ट्राइक हो गया, वो फिर एक दिन पहुंच गए, बोला ये लिस्ट आई नीड योर अप्रूवल। सही बात है, बाकी सब मेरा, आई जस्ट नीड योर अप्रूवल, दैट्स इट, फिर मैं सबको देख लूंगा।
क्योंकि उस वक्त उन्होंने अंडरलाइन के बोला था, घर में घुस के मारेंगे, उससे ये मैसेज जाएगा कि तुम तो कहीं सुरक्षित हो ही नहीं, और उस देश को बताएंगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है इनको सुरक्षा पहुंचाने की। समझे? समझ। तो उनको प्रधानमंत्री कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर को, कि अच्छा अभी चुनाव आ रहा है तो शायद ये वक्त सही नहीं है, ओके, चुनाव के बाद बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ। तो ये बहुत मायूस हो जाता है, इनको लगता है कि इट्स अ नो, डायरेक्टली नहीं बोल रहे लेकिन इट्स अ डिसअप्रूवल। तो 2019 में बहुत भारी जीत मिला प्रधानमंत्री को। तो उसके बाद एक दिन उन्होंने कुछ फाउंडेशन बनाया था जो सिक्योरिटी अफेयर्स पर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो वहाँ पे बैठ के अपने बाकी कॉलेज के साथ चाय वाय पी रहे थे। तो सब लोगों ने उनको बहुत बधाई दी, क्या बात है, इतना बड़ा जीत हुआ, आपका एक्सटेंशन तो बिल्कुल रेडी होगा। बोले नहीं यार, मेरे को और एक्सटेंशन नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए मतलब? बोला नहीं, हो गया, इट इज़ नाउ टाइम फॉर मी टू प्ले विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन, इनफ इज़ इनफ। तो वहाँ पे कोई एक सज्जन बैठे हुए थे हु वॉज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके। तो मैंने उनका नाम लिखा है सच्चिदानंद मूर्ति मेरे किताब में। आप अटकलें लगा सकते हैं कि वो कौन हो सकता है। तो उन्होंने एक मैसेज भेज दिया प्रधानमंत्री को कि ये तो रिज़ाइन करने की बात कर रहा है, बहुत बड़ा, और मेरे को लगता है कि थोड़ा इमोशनली हर्ट है। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे को ऐसा, हम सब लोग को ऐसा लगा। इसका रीज़न कुछ और है, इमोशनल रीज़न है रिज़ाइन करने का, आप देख लीजिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उनको पीएम में बुलाया जाता है। तो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुबारक हो, आपको एक्सटेंशन मिला। तो एनएसडी पूछते हैं एक्सटेंशन किस बात का, एक्सटेंशन होना नहीं चाहिए, हो गया, उम्र हो गया इतना, कब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूंगा, आप जाके घर में भी रोज़ सुनना पड़ता है कुछ ना कुछ, सारा दिन दफ्तर काम। तो एक कुछ कागज़ देते हैं उनको, बोलते हैं ये याद है कि नहीं कागज़, बदला लेना है, तो हिसाब चुकाना नहीं है क्या? हाँ। तो बोलते हैं कि आई थॉट यू आर नॉट इन फेवर ऑफ इट। बोले नहीं, कब मैंने बोला? मैं बोला चुनाव तक। तो मैंने अपनी किताब में ऐसा कुछ लिखा है कि हमारा जेम्स बॉन्ड कब से इतना जल्दी मायूस होने लगा। ये तो जेम्स बॉन्ड की कैरेक्टर के खिलाफ है। एंड आफ्टर दैट द एनएसडी न्यू हाउ टू गो अबाउट इट, कि किसको क्या काम सौंपना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहिए, एंड हाउ टू हाउ RNAW कैन टेक केयर ऑफ इट। एंड वहाँ से एक काम शुरू होता है, जहाँ वैसे इन रियल लाइफ अगर देखेंगे इस किस्म की ऑपरेशन में एक आदमी तो इन्वॉल्व नहीं होता, हज़ारों लोग होते हैं, बट बिकॉज आई एम राइटिंग अ स्टोरी फॉर कॉमन पीपल, तो मेरे को कोई हीरो खड़ा करना, हु इज़ अ कॉम्पोजिट कैरेक्टर ऑफ सो मेनी अदर कैरेक्टर्स, तो वही जाता है इस मिशन को आगे लेके और हर घटना को वो अंजाम देता है। ओके। तो ही इज़ अ विजनरी ऑलवेज। ओके, यू कैन टेक द टी देन, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत आगे का सोचते हैं, प्लानिंग होता है, हमेशा काम करते रहते हैं। मतलब कि मेरे किताब में है कि नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रिकेट खेल रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, घर के लॉन में बाहर, विंटर जा रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर, दिल्ली में बहुत कड़क ठंड होते हैं, और इतने में एक उनका जो वंश है उसमें एक मैसेज आता है कि द चीफ ऑफ रॉ वांट्स एन अर्जेंट मीटिंग विथ हिम। इट कैन बी अ वीडियो मीटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो अपने स्टडी से बात करते हैं वो, और तब तक उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं रिज़ाइन मतलब कि देने जा रहा हूँ। ओके, मेरे को कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन फिर भी उस मीटिंग में कुछ चीज़ें ऑफिशियली करने से ना कर देते हैं, लेकिन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी वो चीफ ऑफ रॉ को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ही रेकमेंड किया था उसकी पोस्टिंग के लिए एज चीफ ऑफ रॉ, बिकॉज ही वॉज द NSA, राइट? सो ही इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ओके, ऑफ द चीफ ऑफ रॉ। उनको हेल्प भी करते हैं वो, और अपना जो उनका एक पर्सनल रिसर्च है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं
कहते यू गो अहेड, बट राइट नाउ फॉर सम रीज़न मैं अभी इसमें बात नहीं कर सकता, बट यू हैव गॉट नो लेस पावर, तुम MEA से डायरेक्टली एक बार बात कर लो, मैं फिर देखता हूँ क्या हो सकता है। सो दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन ऑफ अ पर्सन, यू नो, जो शायद इसीलिए इतना लंबा खींच सकता है। मैंने अपने करियर में बहुत IPS, जब ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपने करियर में अगर किसी ब्यूरोक्रेट से डील किया, दे आर मोस्टली IPS। मैंने तो ऐसा किसी के बारे में जाना या सुना नहीं। मैंने आई हैव सीन ग्रेट ऑफिशियल्स, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ उन लोगों को जो अंडर कवर बन के रहे, कितना लाइफ रिस्क लिया, गोली खाया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मर गए ऑपरेशन में। एक पर्टिकुलर केस में आई वॉज अ पर्सन who unfortunately who had to carry the information to the family. I have brought the news of so and so's husband's death. The children were there also because I was close to the family, and I was chosen because sometimes what happens, you know, in any profession, you know, I mean, even people you deal with, like you may have a vendor, but sometimes you have a bit of an emotional relationship with them where there is some mutual quid pro quo. इनके साथ भी कभी कभार ऐसा होता था, मेरे थ्रू ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे, जानकारियाँ इनको मिलती थी, उनके ज़रिए मुझे मिलता था। तो लेकिन ऐसा कैरेक्टर को और मैं आज तक कभी सुना नहीं। और ये जो सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं ना, उनके कुछ सारी कहानियाँ, मुझे तो कभी कभार लगता है ये जानबूझ के किया जाता है ताकि लोग उनके बारे में असली कहानी कभी जानने की कोशिश ही ना करें। हो सकता है, क्योंकि जानना ज़रूरी भी नहीं है। दिल तो करता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रहने दीजिए। कुछ सर बाहर है, जैसे गोल्डन टेम्पल में हुआ था, ये सब हुआ था, वो तो सबने आंखों देखा है, तो वो तो सबको पता ही रहता है। बट मेरे को कभी ऐसा लगता है सर, उनकी जगह पे कोई और हो ना, तो वो नहीं करेगा। मतलब आपको पता है कि भाई इंडिया में ये है, आपको ऐसे जा रहे हो कि भाई मेरे को ISI ने मतलब भेजा है आपको ये सारी चीज़ें करके, और उनको गुमराह करना और फिर उनको बातों में भी ले लेना। देखिए एक फ़र्क है, 2014 से पहले ना कोई डोवाल के बारे में बात नहीं करता था। ओके, पहले कुछ होता तो हुआ उनको। तो 2000 ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 में हुआ। ओके, सिक्किम ऑपरेशन 1975 में हुआ। उससे पहले मिजो नेशनल फ्रंट लालडेंगा का ऑपरेशन हुआ। बाद में कश्मीर में इतने सारे ऑपरेशन हुए, पंजाब में ऑपरेशन हुए, दिल्ली में, सब जगह हुआ। सब जगह डोवाल साहब मौजूद रहे। और एज डायरेक्टर ऑफ IB पता नहीं और क्या क्या किया होगा, मतलब कि लोगों से कराया होगा, कितने ऑपरेशंस को अप्रूवल दिया होगा, गाइड किया होगा, अंडर हिज मैनेजमेंट हुआ होगा 100%। लेकिन 2014 के बाद ही लोगों को ये सब पता चलने लगा। उसका एक कारण ये हो सकता है कि द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इस गवर्नमेंट को लगा कि पब्लिक को थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए। ऑप्टिक्स इज इम्पोर्टेंट, मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स मोदी जी का पूरा ऑरा ही उस हिसाब से, उनको स्टार्टिंग से उनको जो बूस्ट मिला है, गुजरात में भी आप देख लो, फिर नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए ही इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद पीपल कि लोगों को पता चलना चाहिए हम कितना कर रहे हैं। बाद में कोई जाके तो चेक नहीं करता है, अनलेस समबडी इज एन एकेडमिशियन और ए रिसर्चर, कि वो वाकई में हुआ था कि नहीं, कहाँ तक हुआ। लोग बोलते हैं हो गया, ठीक है, वोट डाल दिया, आपने काम खत्म। तो मुझे लगता है कि इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी कि हमारे जो की मतलब कि प्लेयर्स हैं, उनके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लेयर बहुत कम है। और डोवाल साहब के ऊपर आस्था आज से नहीं है। जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने बुलाया था ना, ऑफ कोर्स, वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, डिफेंस, सिखाओ यहाँ को। तो कहने का मतलब है कि और अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद टीम नहीं चुनते ना, उनकी प्लानिंग सालों से चलता है। ऑफ कोर्स, और खास करके नरेंद्र मोदी जैसे लीडर का वो पता नहीं कितने आगे की सोचते हैं। वो जब बाबरी मस्जिद गिरा था तब उन्होंने बोला था जिस दिन यहाँ का शिलान्यास होगा उस दिन आऊँगा,
उसके 29 साल बाद वो वहाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और वो शिलान्यास का पूजन करते हैं. दैट जस्ट गोज टू शो वो कितने आगे की सोचते हैं. तो टीम भी तो उन्होंने सोचा होगा ना, मेरा जो की टीम होगा वो कौन कौन हो सकता है. वो जब ऐसे चीफ मिनिस्टर गुजरात से जापान गए थे, वहाँ जाके वो जयशंकर को 2-3 बार मिले थे. He probably thought of Jayashankar at that point of time. कि मैं जिस दिन आऊँगा जयशंकर will be one of my key players. I am just speculating. But मैं कह रहा हूँ ऐसे बहुत सारे examples हैं. तो सर बुलाया भी यहाँ पे ना जयशंकर को कि यहाँ से करो जीतो. तो आप देखिए कि वो बहुत पहले से प्लानिंग करते हैं. So therefore I'm sure he must have had Mr. Doval in his mind from a very long time. तो सर मतलब जैसे जो पीएम है तो वो जब उनकी टीम सिलेक्ट कर रहे होंगे तो नंबर 1 फैक्टर तो होता होगा भाई लॉयल्टी बराबर कुछ भी हो, ऑफ कोर्स वो तो रहता ही है. और ट्रस्ट, काबिलियत, वो बहुत ज़रूरी है कि आप डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं. क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपने दोस्तों से भी सुना है जिनका कुछ एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन लोगों ने भी यही कहा कि मतलब कि हम लोगों ने जाके एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन किया. तो उन्होंने पूछा कि ये जो डेडलाइन है, श्योर अबाउट द डेडलाइन, ये डेडलाइन अचीव कर पाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ यस. बोला नहीं, सोच लो और एक बार क्योंकि अभी मैं फिर अपने कैलेंडर में भी बुक करूंगा क्योंकि मैं इनॉग्रेट करने के लिए आऊँगा इसको. यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गिव मी अ डेट. ऑफ कोर्स. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एंड देन ही पुट हिज टीम ऑन दिस जॉब और ही पुट देम ऑन टू हिज टीम कि आगे यहाँ से प्रोजेक्ट बढ़ेगा. गुजरात का कोई एक प्रोजेक्ट था, तो वो लोग बॉम्बे से आए थे. दे वर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन टू हिम एंड ही सेज फाइन, नाउ नेक्स्ट आई विल मीट यू इज व्हेन द प्रोजेक्ट इज डन, आई विल कम टू इनॉग्रेट इट. तो आई थिंक जो लोग इस तरह ऑपरेट करते हैं तो उनके जो साथी होते हैं साथ में चलने के लिए, वो बहुत पहले से शायद तय होते हैं. और फ्री हैंड भी सर उन्होंने दिया. जैसे मोदी जी ने 2014 के बाद अजीत डोभाल को कुछ भी हुआ तो उनको बोला कि जाओ करो. आर्मी को भी दिया है कि भाई ठीक है यू कैन गो स्ट्राइक कुछ अपने हिसाब से, मतलब एज़ कम्पेयर टू पहले की गवर्नमेंट या पहले जो बीजेपी जब थे वाजपेयी के समय में, तब में और मोदी जी में इतना डिफरेंस आया है कि ये 2 टेन्योर में. हाँ, जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जहाँ पे बहुत सारे चीज़ जिसको हम लोग हमेशा रेस्टोरेंट के अंदर रखते थे, उसमें हम थोड़ा सा एग्रेशन लेके आए, उसको हमने थोड़ा सा ओवर्ट कर दिया. पहले भी बहुत सारा नेगोशिएशंस होता था, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो कोई और एडवर्सरी हो, कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, बट दे वर मोस्टली थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होता था, बाहर बताई नहीं जाती थी कुछ भी. But 2014 onwards, a lot of things became public. बहुत सारा चीज़ ओपनली होने लगा, एग्रेशन ज़्यादा दिखने लगा. हिंदुत्व का थोड़ा बिकॉज आई थिंक देश का जो लीडरशिप है उनको लगा था कि इंडिया का जो छवि है दुनिया के सामने उसको बदलना पड़ेगा. लोग हमें वीक नेशन समझते हैं, वो इमेज हमें बदलना पड़ेगा. We have to tell the world that we are a strong nation, we mean business. True. और मोस्टली सर ये इनका जितना रिक्रूटमेंट का रहता होगा कि भाई रॉ में जैसे आईपीएस ऑफिसर होने के बाद उनको रॉ में फिर लिया, रॉ के आगे फिर उन्होंने किया सारी चीज़ें. अजीत डोभाल सर की बात कर रहा हूँ, तो सेम स्ट्रक्चर सबका रहता है या रॉ फिर रिक्रूट कैसे करता होगा? नहीं, रॉ का रिक्रूटमेंट अंदर से होता है बहुत पहले ही. दिस हैपेंड आई थिंक राजीव गांधी के टाइम पे रॉ में एक अंदर का ही काडर बन गया था जिसका नाम है रॉ RAS. ओके. द फुल फॉर्म इज आई थिंक रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समथिंग. ओके. तो जैसा आज का जो चीफ है पराग जैन, ही इज़ फ्रॉम RAS कैडर. बहुत सालों से बहुत सारे लोग जो हैं वो सब RAS कैडर के होते हैं. मतलब कि जब ये डिसीजन लिया गया था कि अचानक बाहर से कोई एक IPS, जैसा मान लीजिए अरुण भगत दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने थे, उसके बाद वो रॉ ज्वाइन किया उन्होंने, and he went to become number 1 of Raw. And I think Arun Bhagat was probably the last, if I'm not mistaken, or among the last few IPS officials जो बाहर के कैडर से आए और रॉ के चीफ बने. उसके बाद एक गवर्नमेंट ने राजीव गांधी के टाइम पे डिसीजन लिया गया था कैबिनेट लेवल पे, द कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स ने एक डिसीजन लिया था कि रॉ का जो चीफ होगा या नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, दे विल ऑल राइज द रैंक्स विद इन रॉ.
उनको पता है कि भाई कैसे, हाँ, ताकि एकदम जो टोटल सीक्रेसी, क्योंकि अदरवाइज क्या होता था कि रॉ में भी लोग डेपुटेशन में आते थे, 3 साल काम करके बाहर चले जाते थे. सो यू आर गोइंग आउट विथ टू मेनी सीक्रेट्स. दिस इज नॉट एडवाइजेबल. पर्टिकुलर क्योंकि CIA, मोसाड सब जगह जो है, उनका अंदर ही यू राइज द रैंक्स. कोई बाहर से आके निकल के नहीं जा सकता है. ओके, आ तो सकता है, निकल के नहीं जा सकता है. ये रॉ में ऐसा नहीं होता था. रॉ में बाहर से आते थे फिर वापस चले जाते थे. रॉ वाज आल्सो लाइक एनी अदर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप CBI में गए, कुछ दिन बाद वापस आ गए, वहाँ से निकल गए आप, फिर बाद में भी वापस आए, एक बार आपको डायरेक्टर बनाया गया. ये CRPF के साथ होता है, BSF के साथ होता है, ऑल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस. बराबर. बट ये तय किया गया था कि रॉ के साथ ऐसा नहीं होगा. नहीं, राइट डिसीजन होना भी नहीं. आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन. यस. तो मोस्टली सर ऐसा होता होगा कि उनको यंग एज में ही, जैसे 10, 15, 20 के एज में ही कुछ देख के फिर रिक्रूट करते, फिर उनको सिखाते ट्रेनिंग विनिंग, और फिर धीरे 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 धीरे. शायद पहले ऐसा ज़्यादा था कि आप हैंड पिक कर लेते हैं, हु कैन बी समवन वेरी यंग. बट आई थिंक ओवर द इयर्स कुछ पॉलिसियाँ ऐसे बनी कि अगर आपको एम्प्लॉय करना है किसी को RNAW के अंदर, तो इसका एक सर्टेन बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए. और उसके बाद उनका ट्रेनिंग होगा, सब कुछ. अगर आपको किसी में कुछ नज़र आता है कैपेबिलिटीज़, somebody who can really deliver for you, maybe more in field, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदर हो या कहीं कोई एक्शन लेना हो, कुछ अगर ऐसा हो, तो वो एक एसेट का काम होता है. जिनको एसेट बोलते हैं. दे नीड नॉट बी एन एजेंट और एन एम्प्लॉय ऑफ RNAW. तो उनका काम एसेट का ही होता है. तो जैसे अगर मैं एक वेग पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, कंपनी में एक कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होता है ना, who do not become employee of the organization. True. So many of them are like that, जिनको हम लोग एसेट बोलते हैं. इस दुनिया में एसेट बोला जाता है. That asset can sometime work for another country also. तो कुछ समय के लिए काम करते हैं, चले जाते हैं. They might go to some other profession. तो बहुत सारे लोगों को चुना जाता है एज एन एसेट. लेकिन इस प्रोफेशन में ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. मतलब कि ये जो इंटेलिजेंस का या एस्पियोनाज का दुनिया है, इसमें जो एक स्पाई होता है या इंटेलिजेंस ऑफिशियल बोल दीजिए उनको, स्मगलर्स, माफिया ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल्स, हार्डकोर, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब मिलजुल के काम करते हैं. इट्स ए वेरी शैडोई वर्ल्ड. खाली उसमें स्पाई अकेला शैडो में नहीं रहता है, क्योंकि उसको भी अगर टेररिस्ट एक इलिजिटिमेट वे में उसका फंड ट्रांसफ़र होता है, तो समटाइम्स स्पाई का पैसा भी, उसका भी जो फंड होता है, वो इलिजिटिमेट रास्ते से ट्रांसफ़र होता है. क्योंकि दोज आर ऑल अनअकाउंटेड फंड्स. आपको मैं अपने किताब से एक एग्जांपल दे सकता हूँ. एकदम एक बड़ा न्यूज़ खुलासा कर देता हूँ. किताब में तो है ही है. जब फंड की बात हुआ तो हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है, उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ $20,000, कुछ ट्रैवलर्स चेक्स देते हैं, बॉन्ड वगैरह, $250,000 का. तो बोला इससे पूरी दुनिया का ऑपरेशन होगा. तो बोला नो, देयर आर अदर वेज, पैसा तुम्हारे पास पहुंचा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, योर हैंडल विल डू दैट. ना हम पैरेलली हमारे कहानी में देखते हैं, जिसके बारे में हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ नहीं मालूम. हम पैरेलली ये भी देख रहे हैं कि पैसा कैसे फंड हो रहा है. हमारा किताब में एक प्रोलॉग है, चैप्टर शुरू होने से पहले. प्रोलॉग में ये है कि UAE का जो प्राइम मिनिस्टर है, हिज डॉटर इज एस्केपिंग फ्रॉम द पैलेस इन अ बोट. पर वो वापस जिसको गोवा से कुछ 40 नॉट माइल दूर इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट किया था, और उसको अपने बाप के पास अगेंस्ट हर विशेस फोर्सिबली वापस भेज दिया गया था. सो हर मिशन वाज कंप्लीटली फॉइल्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडोज. ये ऑपरेशन जब मेरी किताब में ख़त्म हो रहा है, तब हम ये पढ़ते हैं कि उस बेटी की बाप जो UAE के प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर NSD को फ़ोन करते हैं
खूब सारा थैंक्स बताते हैं एक फेवर कि आपने इतना बड़ा काम किया, हाँ, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर प्राइम मिनिस्टर, मैं कुछ तो कर सकूँगा, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो NSD बोलते हैं जब कभी ज़रूरत कभी होगा तो आपसे मैं कुछ मदद मांग लूँगा, और बाद में वो मदद यही मांगते हैं कि नाउ दिस ऑपरेशंस आर देयर, जिसका मैंने पहले भी कभी जिक्र किया था, तो मेरे को फंड्स की ज़रूरत है, तो आप लोगों के जो अनसिक्योर्ड चैनल्स हैं उनके ज़रिए पैसा पहुंचाना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अभी उनका भी इसमें और एक इंटरेस्ट था, खाली एक बाप का इंटरेस्ट नहीं था, खाली पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। देयर आर अ लॉट्स ऑफ रोग आउटफिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर आउटफिट्स जो ISI वगैरह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनका टारगेट है द हाउस ऑफ सऊदीज एंड द रूलर्स ऑफ UAE, तो उनसे कि प्रोटेक्शन उनको असैसिनेट करके अगर उनका फंड छिना जाए, उनको अगर ब्लैकमेल कर सके, उनको अगर एक्सटॉर्ट कर सके। सो by getting rid of all these characters one after another, you are also doing a different kind of a favor to the rulers of Saudi Arabia, UAE and all this. So this is again an international politics which is mixed with geopolitics, जहाँ पे personal interest जुड़ा हुआ है। तो this is how it operates. ओके, That ठीक है, मैंने अपने एजेंसीज को बोल दिया कि 2 कंसाइनमेंट है कुछ ड्रग का, जाने दो, बराबर, कि उसका पैसा हम लोग के एक ऑपरेशन में काम आएगा। तो BSF भी नज़रअंदाज कर देगा थोड़ा सा। उनको ये नहीं मालूम पड़ा, उनको बोला जाएगा देखो यार हमारा कोई मिशन चल रहा है, वो कुछ कंसाइनमेंट्स आएंगे इस फलाने तारीख से फलाने तारीख के बीच में, तो आप लोग जाने देना। क्या है अंदर, क्या कुछ पता ही नहीं। तो दीज आर ऑल टेक अवेज जो एक अंडरस्टैंडिंग होता है बिटवीन एजेंसीज की आपको करना पड़ता है। ओके, तो समटाइम वो क्या बोलते हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो फिर इट्स लाइक दैट। ओके, इट्स एन एनेक्डोट, यू कैन से एंटीडोट। ओके, तो फंडिंग और वो सब उस हिसाब से होती है। नॉट ऑलवेज, ओके, बट मेरे कहने का मतलब है कि मोटा मोटा समटाइम इट हैपन्स लाइक दैट ऑल्सो, ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग। अगर और एक चीज़ क्या होता है, माफिया ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके बहुत सारे उनसे बहुत सारे हेल्प लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो हाथ में बंदूक लेके दौड़ रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। एजेंट या ऑपरेटिव्स जो होते हैं वो रॉ के एम्प्लॉयज़ बहुत कम होते हैं, उनको हायर किया जाता है बाहर से। सी अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ दैट सेम असेंबली लाइन ऑफ द चेन। ओके, सबका कल काम, आप अगर किसी को मारते हुए पकड़े गए और पता चला कि आप RNAW के एम्प्लॉय हैं, हाँ, 2 देश के बीच में वॉर लग जाएगा, क्योंकि ये कोई आके पर्सनल मर्डर नहीं कर रहा है किसी का। अगर किसी देश का एम्प्लॉय आके, सिक्योरिटी एजेंसी का आदमी आके उस देश में किसी को मार रहा है, तो दैट मीन ही हैज गॉट द अप्रूवल ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स। तो इस पर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर वार हो गया ना, जिसके लिए ही जब जस्टिन ट्रूडेओ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला इसके पीछे रॉ का हाथ है, निजर को मारा गया, तो सारा दुनिया में तहलका मच गया था। सब पूछ रहे हैं आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस। सो देयरफॉर एग्जैक्टली यू कांट डू दैट। तो सिमिलरली यहाँ भी बहुत से टाइम पे जब आपको कोई जिसको बोलता है हिट जॉब, यू हैव टू कैरी आउट अ हिट जॉब, तो हिट जॉब में आप हायर करते हैं फिर लोगों को, हिटमैन बेसिकली। Absolutely, you hire hitmen. They can be nothing but criminal. They can be working for various organizations. US की बहुत सारी मूवीज में आपने देखा ना कि गवर्नमेंट पैरेलली वैसे लोगों के साथ काम करती है, उनको यूज करती है, फिर कुछ नहीं। Exactly. जो मतलब कि जो छोटा रजन के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने छोटा रजन को अगर उस दिन छोटा रजन को आप उस होटल से निकाल के हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, तो छोटा रजन 100% मर जाता। हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ द इंजरी, बिकॉज उस वक्त ये कंफर्म हो चुका है दाऊद के कैंप के लिए कि छोटा रजन एग्जैक्टली कहाँ है, तो वो कुछ ना एंड ही इज वेरी केपेबल ऑफ इवन लॉबिंग अ ग्रेनेड इनसाइड। सही बात, आदमी। सो देयरफॉर तब तो छोटा शकील को मालूम है कि मेरा टारगेट कहाँ बैठा हुआ है। तो अगर थाईलैंड पुलिस जो है, बैंकॉक पुलिस जो है, उनके जरिए अगर हमारे एजेंट्स काम कर सकते तो छोटा शक्ल का एजेंट भी काम कर सकता है। पैसे देना पड़ता है ना, यहाँ डिप्लोमेटिक चैनल है, वहाँ मनी चैनल काम करेगा। एंड आई थिंक वी ऑल नो द रेपुटेशन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट देयर। सो कोई मुश्किल बात नहीं था उन जैसे ऑपरेटिव्स के लिए, लेकिन उसको ही वॉज गिवन अ लीज ऑफ लाइफ दैट डे।
और उसके बाद तो ऐसा सभी देश में होता है, इट्स वेरी कॉमन एंड दे आर कॉल्ड मर्सिनरीज। एक शायद हॉटस्टार में कोई शो है फ्रीलांसर करके, अच्छा, तो उसका काम ही यही है, वो पैसे लेके काम करता है। ओके। और ऐसे बहुत सारे लोग, आई पर्सनली नो a lot of people who have retired from Indian Army at an prematurely, okay, and they work for many organizations. Sometimes they work for government also, but they work as a freelancer. ओके। तो रॉ के लोग भी फिर डिटेक्टिव तो बन सकते हैं, उनका काम तो है ही, करना ही पड़ता है उनको, क्योंकि सब जगह अगर see you can't afford to leave a footprint everywhere ना। तो फिर स्किल सेट्स भी वैसे है, तो फिर अलाइन क्या करेगा, वही चीज़ अलाइन करती। प्रिसाइजली। ओके। थोड़ा सा धुरंधर के बारे में बात करना है। पहली मूवी तो आपने देखी होगी, मतलब फर्स्ट पार्ट देखो, और मोस्टली आपको लगता है कि ये एक सही चीज़ है, क्योंकि यशराज फिल्म जो लोगों ने भी फिर थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई इतना सब मत दिखाओ, जिसके हिसाब से क्या मतलब थोड़ा बैकलेश उनको मिला था कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट होता है, एज़ कम्पेयर टू उनकी मूवीज़ क्या थोड़ा वो रोमांटिक टाइप निकल जाती है, और यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि भाई कैसे ऑपरेशन होता है। तो आपका क्या मानना है, दिखाना चाहिए? मेरा मानना इससे बिल्कुल हटके है। मेरा पहला मानना ये है कि आम तौर पे हम जो लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि एस्पियोनेज का दुनिया होता क्या है। तो हम जो दिखाते हैं वो एकदम फोनी और वो बहुत ही हटके होता है देन रियलिटी। कंसल्ट तो करते होंगे ना कि भाई RNAW के ऑफिसर्स मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सीरियसली डाउट है कि कंसल्ट एट ऑल करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो सिर्फ इंडियन आर्मी के लोगों को कंसल्ट करते हैं। आपको मैं गारंटी के साथ ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप RNAW या IB के लोगों से बात करना चाहेंगे, वो लोग कभी आपसे बात ही नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जी, ऐसा ऑपरेशन हुआ था, आप बताइए क्या, वो आपसे मिलेंगे ही नहीं। वो बोलेगा किसने आपको बोला है मेरे बारे में, सब गलत है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम करता था, मैं तो इतना साल टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में काम करता था। वो अपनी आइडेंटिटी में निकल जाएगा, कभी नहीं करेगा वो, कभी नहीं करेगा वो। सो कमिंग बैक टू दिस कि, और दूसरा चीज क्या है कि आर्मी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे फिल्मों में बार बार आते रहे, और आर्मी ऑफिशियली हेल्प करता है लॉजिस्टिक्स देके। मैंने खुद एक सीरीज बनाया था जो बहुत हिट हुआ था, अनुभव सिन्हा का पहला काम था, उसका नाम था सी हॉक्स, कभी दूरदर्शन मेट्रो में था, इंडियन कोस्ट गार्ड के लाइफ के ऊपर था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमें ओपनली हेल्प किया था, वो हमारे स्क्रिप्ट को भी अप्रूव करते थे, इंडियन आर्मी भी करता है। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है, लंबा चला आ रहा है। और इंडियन आर्मी बहुत सारे ऑपरेशन में ओवरटली इन्वॉल्व होते हैं, खास करके बॉर्डर एरिया में, और जो पर्टिकुलरली कश्मीर में, क्योंकि इट इज़ बॉर्डरिंग पाकिस्तान, तो वहाँ के सारे जो ऑपरेशन होते हैं इंडियन आर्मी खुद ही करता है। तो हम लोग हमेशा इंडियन आर्मी को कंसल्ट करते हैं। हमारे पास उस किस्म की कहानियाँ होता है जिसमें आके वो अपना इनपुट देते हैं, और अगर हम दिखाएंगे इंडियन आर्मी डायरेक्टली तो एज पर दी सिस्टम हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है कि आप देख के बताइए इसमें आपका कोई गलत प्रोजेक्शन तो नहीं हुआ। कंपलसरी है, कंपलसरी एज पर रूल। नाउ तो ये हम लोग का कल्चर बन चुका था, तो उन्हीं से हम लोग कुछ सुन के दिखा देते हैं, और ये एक वो बन गया कि फलाने को रॉ बोल देना। आमतौर पे लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि रॉ अगर ऑपरेट करते हैं तो किस तरह ऑपरेट करते हैं। नंबर वन, पहली बात, रॉ नाम का कोई चीज है ही नहीं इन राइटिंग, इट इज कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। वो आप जो सोशल मीडिया में या वेब में देखेंगे कि रॉ का कोई लोगो है, इट्स ऑल फेक, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी भी डॉक्यूमेंट में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं लिखा जाता है। दिस ऑल्सो आई कैन टेल यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स इट। सब जगह कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या CS लिखा जाता है। ओके, रॉ का जो चीफ है उसका सेक्रेटरी रॉ बोला जाता है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो क्या होता है कि यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द यूनिवर्स कि कैसे वो लोग ऑपरेट करते हैं, एक स्पाई कैसा होता है। लेकिन फिल्म में क्या होता है, एक हीरो होता है जो ऑलरेडी एक सुपरस्टार है, उसकी अपनी एक ऑरा है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, वो नहीं छेड़ने देगा आपको। एवरीथिंग हैज टू बी अराउंड हिम, स्टोरी टेलिंग वाइज, व्हिच इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में a spy has to look like you and me, who can mix with people very easily, जिसको देख के कोई कुछ शक नहीं करेगा। रणवीर सिंह ने इतना बॉडी बनाया, उसके फैंस हैं, तो हमजा को भी आपको दिखाना पड़ेगा ना
चेस्ट पूरा खुला हुआ है, हाँ, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ कमर्शियल फिल्म। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मेरा इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बट अ लियोनार्डो डी कैप्रियो और अ ब्रैड पिट और अ जेम्स बॉन्ड, व्हाई दे आर मोर रियल comparatively is just because writers and filmmakers there, they have got a greater understanding and they have got a much deeper research base. वो पहले कोई भी वो फिल्म बनाते हैं, उनकी थोड़ा अप्रोच अलग है हमारे से। वो पहले सच्चाई को बहुत अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं, जान लेते हैं, एंड देन दे विल सी कि हम इसको कहाँ तक चेंज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि हमें पूरा जानकारी बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे मेरे सोर्सेज बताएंगे टू वॉट एवर एक्सटेंट, फिर मैं देखूंगा उसको फिक्शनलाइज मैं कैसे करूँ, कैसे कैसे चेंज करूँ। लेकिन अगर मुझे इस दुनिया के बारे में समझ ही नहीं है, इन कैरेक्टर्स को मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा? तो फिर आपको अगर कुकिंग नहीं आता है, आपको मैं बाजार से सारी अच्छी सामग्री ला दूं, आप कैसे अच्छा डिश प्रोड्यूस करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पठान और जवान और वो कोई एक और भी ऐसे बहुत सारे फिल्म आ चुके हैं, क्यों वो धुरंधर इनसे हटके हुआ? क्योंकि धुरंधर का जो पोर्ट्रेयल था ना, वो बहुत अलग था, जो प्रोजेक्शंस था, जो हमने एक सटनली पाकिस्तान में एक दुनिया हमने देखा जिसको हमने पहले देखा नहीं था। इट्स अ वेरी रगेड वर्ल्ड दैट वी हैव सॉ, यूनिवर्स वी सॉ। दैट इज व्हाई आई थिंक इट वर्कड सो वेल। रियलिस्टिक थी कि अपने को लग रहा था। आप मेरे को बताइए ना कि व्हाई इज इट दैट रणवीर सिंह डिस्पाइट बीइंग अ सुपरस्टार, धुरंधर 1 जो आया, हाउ कम अक्षय खन्ना लाइमलाइट लेके निकल गया? एवरीबडी स्पोक ऑफ अक्षय खन्ना। कोई तो कारण होगा ना। वो कारण यही है कि उसमें रणवीर सिंह दिखता है, और वो लगता है रहमत डकैत। सर कास्टिंग भी तो कितनी सही हुई है। हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना। तो मतलब कि आप रणवीर सिंह को जब एक इंडिया का, हमको तो कहानी के आखिर में ही मालूम पड़ता है ना कि ये कोई कॉन्विक्ट है जिसको हमने निकाल के भेजा है, बट फॉर मी ही मस्ट बी एन रॉ एजेंट और समबडी लाइक दैट, जो एक भारतीय है जो वहाँ जाके एक स्पाई का रोल अदा कर रहा है और मैं उसके साथ हूँ। बट एवरीथिंग ही डज इज वेरी स्टैंडर्ड। इसीलिए ही शायद लोग राकेश बेदी की बात कर रहे हैं, लोग अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो यूनिक। सर पर अर्जुन रामपाल भी, उनका जो पहला ही सीन था वो पूरा था, चेन लगा हुआ। हाँ, इलियास कश्मीरी, मतलब नेक्स्ट लेवल उन्होंने किया ये सारी चीजें। मतलब सो देयरफॉर एक हटके दुनिया हम देख रहे हैं, बट रियल लाइफ में वो बहुत ही अलग होता है। अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल। इफ यू सी अ फिल्म लाइक से बॉडी ऑफ लाइज में रसल क्रो CIA के अंदर है, वो हैंडल कर रहे हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो को। उसको अलग अलग एजेंसी ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करना है। उसमें हमने कैप्रियो को जिस तरह देखा, ही डजंट लुक लाइक द कैरेक्टर ही वाज इन एविएटर, ही डजंट लुक लाइक द कैरेक्टर ही इज इन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। तो इसमें वो एक ऐसे आप जैसा एक लड़का दिख रहा है, यंग बॉय, और जो कैसे कहीं भी जाके घूम रहा है इधर उधर, एज इफ इज अ लॉस्ट कैरेक्टर, ताकि उसको कोई शक नहीं करेगा ना। ही डजंट अट्रैक्ट एनी अटेंशन। सो दैट इज वेरी क्रिटिकल इन रियल लाइफ। बट येस, आई अंडरस्टैंड दैट आप जब कोई एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे तो उसमें आपको बहुत सारे मिर्च मसाला डालना ही पड़ता है। मिर्च मसाला डालना ही पड़ता है। बट फर्क यही है कि धुरंधर जो अचीव कर पाया वो बाकी फिल्म इसलिए नहीं अचीव कर पाए क्योंकि आदित्य धर की जो अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया के बारे में, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड आई थिंक हिज अप्रोच बाय कॉन्शियंस इज डिफरेंट, मोर रिसर्च बेस्ड, मोर मतलब उनको सारी चीजें एब्सोल्युटली ही वांट टू बी क्लोजर टू रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी उनको बराबर है। He would be closer to reality. उरी भी बनाया था तो ऑलमोस्ट उनको आइडिया है कि भाई किस हिसाब से। Absolutely, absolutely. तो सर अभी जो धुरंधर 2 आने वाला है, उनका जो विलन है इलियास कश्मीरी, मोस्टली अर्जुन रामपाल शायद से ऐसा कुछ सीन है कि भाई वो होते, आपको पता है उनके बारे में? मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, मेक सेंस। बट ओवरऑल आप जितना बोलोगे कि भाई मूवी के अंदर बताया है, ऑलमोस्ट 80% तो अपने कह सकते हैं कि भाई ऐसे होता ही होगा, उसका जिस्ट मिल गया अपने को कि भाई। देखिए 2 तो जब तक हम नहीं देखते तब तक नहीं बता सकते कुछ, बट मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने ये किताब लिखा है, क्योंकि 2 जो धुरंधर 2 के बारे में जितनी भी जानकारियाँ मिल रही हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज एन एक अजीब
सिमिलरिटीज है बिटवीन धुरंधर 2 एंड माई बुक. हाँ. वो क्यों? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. हमने धुरंधर 1 में देखा है कि हमजा के पास एक डायरी था और उसमें कुछ टारगेट्स का नाम लिखा हुआ था. हाँ. ठीक है. उसमें एक नाम अपियर होता है, डिसअपियर भी हो जाता है, जिसका नाम था ज़हूर मिस्त्री, जिसका पहले भी मैं एक बार आपको जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले. और मेरी किताब में चैप्टर 8 में पहला असैसिनेशन होता है हमारे ऑपरेटिव के हाथ. जो पहला टारगेट है जिसका निधन होता है वो है ज़हूर मिस्त्री. और मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि हमजा ज़हूर मिस्त्री से शुरू करता है. ओके. और उसके बाद 2-3 और कैरेक्टर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है पाकिस्तान में. दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंस इन माय बुक आल्सो. फर्क सिर्फ यही है कि मेरे किताब में मेरा जो प्रोटैगनिस्ट है वो ज़हूर मिस्त्री को मारता है, उसके बाद कैसे वो बशीर अहमद पीर को मारता है, उसके बाद वो सईद खालिद रज़ा को मारता है, उसके बाद वो हरविंदर सिंह रिंदा करके कैरेक्टर है उसको मारता है, और फिर वो पाकिस्तान से कनाडा जाता है, यूएस जाता है, यूएस से फिर कनाडा जाता है. वहाँ गुरुद्वारे के बाहर वो एक खालिस्तान लीडर को मारता है. टेररिस्ट लीडर जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड था. और उसके बाद वो यूएस में जाता है और वहाँ उसी टेररिस्ट लीडर का जो लॉयर है प्लस जिसके खिलाफ ऑलरेडी जिसको हमारे इंडियन लॉज में जिसको ऑलरेडी एक इंटरनेशनल वांटेड टेररिस्ट करार दिया गया है उसको मारने की कोशिश करता है. तो इन माय स्टोरी हमारा जो कैरेक्टर है वो कंटिन्यू करता है बाकी देशों में भी. बट शायद धुरंधर 2 का जो कहानी है वो पाकिस्तान के अंदर ही घटता रहता है. बट इट इज अबाउट न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट्स. अपने यहाँ पे थोड़ा रहता है कि भाई पाकिस्तान ज़्यादा इन्वॉल्व एज कम्पेयर टू यूएस का बना दिया कनाडा का. लोग इतना थोड़ा अंदर से नहीं निकलता. पाकिस्तान होता है तो देखिए वो तो मेकर ही बता सकता है वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है. लेकिन मुझे इतना मालूम था कि जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया था तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन यही आया था कि आप अमेरिका या कनाडा के बारे में मत लिखिए. ओके. वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. हमने बोला था फिर मेरे पास कोई किताब नहीं है. पाकिस्तान बैशिंग बहुत हो चुका है. पर रियल में हुआ ही ना सर, सच में ऐसा हुआ ही है कि भाई खालिस्तानियों का जो ट्रबल था कनाडा वो थोड़ा एक शेल्टर देते थे उनको. यूएस का भी बैकिंग है ही, सबको पता है. कॉमन हम लोग हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर कितने साल से डॉसियर भेज रहे थे उनको. हमने सारा डिटेल्स भेजा. जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निया है, निया ने उन पर सारा डॉसियर तैयार करके बार बार कैनेडियन गवर्नमेंट को भेजा जिसमें हमने दिखाया कि निज्जर जिसको कनाडा की दुनिया समझते हैं कि वो एक प्लम्बर है जो वहाँ पहुँच गया था, जो गुरुद्वारे में बैठ के शब्द कीर्तन करता है, वहाँ लंगर चलाता है. लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या करता था. वो पाकिस्तान गया है, वो बैंकॉक जाके ISI के लोगों से मिला है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ट्रैवल किया है जहाँ वो ड्रग कार्टेल के लोगों से मिला है. उसके साथ हरविंदर सिंह रिंदा का रेगुलर बातचीत होता था. जो ड्रग डील्स होते थे उसके सेल प्रोसीड्स उस तक पहुँचता था, उसके पास आर्म्स पहुँचाया जाता था. वो एक अपना क्रिमिनल एम्पायर बना लिया था जहाँ वो इन सब लड़कों को इस्तेमाल करता था खालिस्तान की गोली पिलाकर उनको. तो ये जो कुछ भी है ये सारा डिटेल्स हमने कैनेडियन गवर्नमेंट को बार बार प्रूफ समेत भेजा. पर वो नेग्लेक्ट करते हैं. उन्होंने इग्नोर करते रहे. उन्होंने कभी कोई एक्शन लिया नहीं है. तो सर अभी मोस्टली 2026 में अभी कौन से ये सारे सेफ हेवन्स हैं कि जहाँ पे कोई टेररिस्ट जाके छुप सकता है? देखिए सेफ हेवन्स कभी ख़त्म नहीं होता है मतलब आमतौर पे तो क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसको कुछ समय के लिए सेफ हेवन जिस देश में है ना कुछ समय के लिए वो बोलते तुम लोग थोड़ा चुप हो जाओ. आज के तारीख में इट्स ऑल वेरी टेम्पररी. जैसे हम बोल रहे थे ना कि आज जो दोस्त कल वो दुश्मन. आज का दुश्मन आपका कल का दोस्त. नो वरीज सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएट इट. माय प्लेजर.